अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज यूट्यूबर से मुलाकात की है और इस दौरान कुछ माजी के जो वाक़यात उनकी गवर्नमेंट के दौरान हुए उस पर उन्होंने दोबारा से रोशनी डाली। साथ साथ ये भी कहा कि जो नई फ़ौजी क़यादत है इसको इससे पहले वाली जो क़यादत थी उसकी पॉलिसीज़ को आगे लेकर नहीं चलना चाहिए। साथ साथ एक और एतराफ़ किया, जिस तरह से पहले भी इमरान खान साहब ये एतराफ़ कर चुके हैं कि उनकी कई जगहों पर नाकामियाँ रही हैं, अगर वो एक्सटेंशन की बात करें या फिर वो नवाज़ शरीफ साहब के बैरून मुल्क जाने की बात करें, तो इस मरतबा उन्होंने ये कहा कि जो माफियाज़ थे जिनको हमने स्पॉट किया था, जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनको कंट्रोल हम नहीं कर पाए। और ये भी उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को कभी मैंने बॉस नहीं कहा था। और साथ साथ ये कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि मैं किसी मखसूस शख्स को आर्मी चीफ़ बनाना चाहता हूँ, ये भी गलत था, सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा था। इस पर आज बात करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुलेमान शहबाज को पाकिस्तान पहुँचने पर गिरफ़्तारी से रोक दिया और जो 4 साल खुद साख्ता जलावतनी है वो ख़त्म करने का फ़ैसला किया था सलमान शहबाज ने और एक दरख्वास्त दायर की थी जिस पर यह रिस्पॉन्स अदालत की तरफ से सामने आया है। इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की जो ख़बरें हैं वो दोबारा से मीडिया की जीनत बनना शुरू हो चुकी हैं और कहा यह जा रहा है कि जनवरी के अंदर नवाज़ शरीफ साहब की भी जो वापसी है उसकी राह हमवार की जाएगी, क्योंकि जो अगले इलेक्शन की कैंपेन है उसके लिए बड़ा क्रूशल है ये PDM के लिए, ख़ुसूसन नून लीग के लिए, कि वो मैदान में हों और कैंपेन करें अपनी पार्टी के लिए। इसके अलावा तर्जुमान महकमा खारजा नेट की तरफ से आज अहम बयानात दिए गए हैं। उन्होंने ये कहा कि ख़दशा है कि अफ़गानिस्तान एक बार फिर से दहशत गर्दों की पनाहगाह बन जाएगा। उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि अगर दोबारा से ऐसा होता है कि अफ़गानिस्तान में रीग्रुप होते हैं दहशत गर्द अकॉर्डिंग टू द फॉरेन ऑफिस ऑफ अमेरिका, तो फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। पाकिस्तान के बारे में नेट प्राइस ने यह कहा कि ख़ित्ते में आम शराकतदार हैं और उनको जो वैल्यू है वो हम देते हैं इस खित्ते के अंदर। और इस पर भी बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान से जो पाकिस्तान को जो पॉलिसी थ्रेट रहे हैं इससे पहले, कि आप भी वो बरकरार हैं और अब किस तरह से इसको मैनेज करना है। तो अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाते हैं। लाल चंद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमारे साथ सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब मौजूद हैं, नून लीग से ताल्लुक़ है, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे आगाज़ करेंगे। आप सबसे पहले तो जो इमरान खान साहब की आज की गुफ्तगू है इसको कैसे देख रहे हैं, जो उन्होंने नई फ़ौजी क़यादत को ये कहा है कि जो इससे पहले वाली पॉलिसीज़ थी इसको कंटिन्यू ना किया जाए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो माफियाज़ थे उनके ख़िलाफ़ वो एक्शन नहीं ले सके, तो किस जानिब इशारा कर रहे हैं आपके नज़दीक? सुना है ना जी शाह साहब, आवाज़ मेरी वापस आ रही है, इसको देखिएगा। फिक्स करते हैं। उजरे गुनाह बदतर गुनाह। अब आप नसीहतें करते रहे नए सेटअप को। पहले सेटअप में तो सारा कुछ आपकी माहियत से हुआ, आप ही ने किया, उन्होंने किया। अब नयों को नसीहत करने वाली को बात बनती है। वो अपनी पॉलिसी पहले जो है अनाउंस कर चुके हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि जो उन्होंने पॉलिसी अनाउंस की है उसके ऊपर अमल करेंगे। इसलिए खान साहब को इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की, ये एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो वो गलतियां करते हैं और बार बार उसको क्लैरिफाई भी करते हैं, तो ये उनकी मर्जी है, उनका अपना हुस्न बयान है, जो चाहें वो करें। लेकिन बात यह है कि तारीख जो लेटेस्ट मुरतब हुई है उसमें तो लगता है कि इतना हिट एंड ट्रायल इस्तेमाल हुआ है गवर्नेंस में और स्टेट क्राफ्ट में, इसके नुकसानात मुल्क को भी हुए हैं, कौम को भी हुए हैं और उनको भी हुए हैं। उनकी जो है मुश्किलात जो है उनमें बहुत इजाफा हुआ है। तो इसलिए चलो अच्छा है अगर वो एक इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और दूसरों को भी नसीहत करते हैं, अपने आप को भी नसीहत करते हैं, तो चलो आगे सामने आ जाएगा सारा कुछ। और अपने आप को वो अगर दुरुस्त कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिकल एरिना में उन्होंने रहना, हर पॉलिटिशियन रहता है। सही। अगर वो सही परफॉर्म करेगा तो वो कौम मुल्क के लिए बेहतर है, उसके लिए भी बेहतर है। अगर नहीं परफॉर्म करेगा तो फिर अपने आप को भी हार्म करते हैं, कौम को भी हार्म करते हैं। इसलिए कोई तानो तशनी वाली बात नहीं है, नाम तानो तशनी करना चाहते हैं, लेकिन सारी की सारी कहानी तो आपके सामने है। अब जो यूट्यूबर्स जो हैं इनको जरूर इस्तेमाल करें और इनको अपनी इंस्ट्रक्शन भी दें, लेकिन उनको ये जरूर कहें, जो इनके सोशल मीडिया के लोग हैं, कि आप गाली की और दुश्मनाम तराजी की जुबान तर्क कर दें।
अच्छा। ना ये पसंद नहीं की गई है, ना ये अच्छी है, ना अखलाकन अच्छी है, ना अदरवाइज ये अच्छी चीज़ है। इसके फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। इतनी ज़्यादा प्रोवोकेटिव और लैंग्वेज इस्तेमाल करना और इतनी ड्रगटरी ज़बान इस्तेमाल करना और हर बात जो है दुश्मन तराजी से शुरू करना और उसी पे ख़त्म करना, ये स्टेट्समैन का और पॉलिटिशियंस का, संजीदा लोगों का, वफादार लोगों का, मुदब्बर लोगों का, साहिब फरासत लोगों का ये काम नहीं है। ठीक है। इसलिए चलो अच्छा है, इस कल्चर को अगर पीछे छोड़ आए और आपस में गुफ्तगू करें और जैसे कि हो रही है एक्टिविटी, पार्ले टेबल पे बैठे हैं जैसे वो सदर पाकिस्तान भी कोशिश कर रहे हैं, तो उससे कोई मसले का हल निकलेगा। वापस पार्लियामेंट में आए, यही उनकी जगह है और यही एक अरीना है जिसमें अपना पॉइंट जो है आप लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली प्रूव कर सकते हैं। मकबूल साहब, वो पार्लियामेंट में आने के लिए इलेक्शन मांग रहे हैं ना, आप तारीख देते नहीं हैं। नहीं, अभी पार्लियामेंट का तो टाइम रहता है ना जी। अब आप अगर कहें कि इलेक्शंस को एडवांस कर दिया जाए, वो तो ठीक है, उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है। नहीं, वो मखसूस इस्तीफे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, जो 8 नहीं वो तो से ठीक है, पर टेक्निक तो उन्होंने भी इस्तेमाल की, उनके मुखालफों ने भी कर ली, वो फिर क्या होता है इसमें? अच्छा, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। अब लालचंद साहब आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो कहा गया है खान साहब की तरफ से कि पुरानी पॉलिसीज़ जो रही हैं उसको कंटिन्यू ना करें नई फ़ौजी क़यादत, इससे क्या मुराद है? क्योंकि पहले 3 साल तो 1 पेज की पॉलिसी थी, आप चाहते हैं कि वो भी दोबारा रिपीट ना हो। शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया है, लेकिन सबसे पहले तो देखने की जरूरत यह है कि एज ए इदारा, एज ए इंस्टीट्यूशन, उन्होंने खुद एतराफ़ किया है कि वो 75 साल इस मुल्क की तारीख में वो सियासत में मदाखलत करते रहे हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उसका मकसद है, जाहिर सी बात है वो करते रहे हैं। गुज़िश्ता 8 माह में जो कुछ हुआ है, जो पाकिस्तान ने देखा है, वो अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और 8 माह में कुछ इंडिविजुअल्स ने जो पॉलिसी एडॉप्ट की, उस पॉलिसी के तहत एक रिजीम चेंज हुआ पाकिस्तान में, एक फॉरेन जो कंस्पिरेसी थी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और उसके बाद आपने देखा कि मीडिया सबसे पहले विक्टिम बना, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको म्यूट कर दिया गया है। वो एक गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा करता है, सिर्फ वो चीजें दिखाता है जो वन साइडेड है। उसके बाद बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है वो सस्पेंड हो गए हैं। आपने देखा सबसे पहले शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, उसको बराना करके उसके कपड़े उतार कर उसको टॉर्चर किया गया। उसके बाद आपने देखा स्वाति साहब पर जिस तरह जो अटैक हुआ, सबसे पहले तो उन्हें एक ट्वीट करने पर गिरफ्तार किया गया, बराना किया गया, उन पे तशद्दुद किया गया। उसके बाद उनके जो वीडियो बनाई गई उनकी और उनकी मिसेज की, और वो उसकी बेटी को भेज दी गई। ये पाकिस्तान की तारीख में ये शर्मनाक किस्म की हरकतें हुई। उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि गुज़िश्ता जो 8 माह में होता रहा है, अच्छा। वो जो है वो नहीं होना चाहिए। जहां तक आप कह रहे हैं कि वो अब हम समझते हैं कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको गुज़िश्ता 8 माह में उनकी साख को बुरी तरह नुकसान भी पहुंचा है, न सिर्फ नेशनली इंटरनेशनली भी। तो उसको भी उनको बहाल करना है। सबसे पहले तो वो अपने उसको बहाल करें। अगर कोई उनके इंडिविजुअल्स ने वो माजी में कोई इस तरह की एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी आवाज को जो है कुचल देना है, तो वो पॉलिसी तब्दील होनी चाहिए और उनको अपने आईनी किरदार में रहना चाहिए। लालचंद साहब, लेकिन तनकीद ये हो रही है, क्या ये मुनासिब है कि इमरान खान साहब जो कि फिल वक्त पार्लियामेंट में मौजूद नहीं हैं, तो वो फौजी क़यादत को मशवरा दे रहे हैं पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए क्या नहीं? देखिए, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये तनकीद कौन कर रहा है। हम तो कह रहे हैं कि अब हर इदारे को अपने उस आईनी दायरे इख्तियार में रहकर काम करना चाहिए। ये तो राणा साहब भी यही कहेंगे। और लेकिन आप इलेक्शन का मुतालबा उन्हीं से करते हैं ना, वो तो आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवा सकते। नहीं, देखिए, एक वक्त था जब वो कह रहे थे कि हम इन है, एक वक्त था। अब आपने देखे ना, 2 चीजें ऐसी हुई हैं रिसेंट पास्ट में जिसने इस न्यूट्रलिटी का सारा पोल खोल के आपके सामने रख दिया है। यूनुस इलाही साहब ने कहा कि जनरल बाजवा साहब ने उनको कुछ कहा कि आप उस तरफ चले जाए। आज जो है वो इंटरिम के हमारे बैरिस्टर फारूक नसीम साहब हैं, उन्होंने कहा कि उनने भी राब्ता किया और वो अब उसको मदाखलत नहीं, वो शायद उसका नाम आजकल उसको रहनुमाई करने लगे हैं। अच्छा। तो वो आखिर तक लोगों की रहनुमाई करते रहे और वो इन भी रहे, और इसमें कोई किसी पाकिस्तानी को मैं नहीं समझता कोई शक है कि उनका एक बड़ा किरदार रहा सियासत में।
और उन्होंने सियासत में इंजीनियरिंग की, उनके विंग में पॉलिटिकल विंग से आज तक वो न्यूट्रलिटी की तो बात हुई, क्या पॉलिटिकल विंग खत्म होने की कहीं बात हुई है? वो कहीं बात नहीं हुई है, क्या वो खत्म हो गई है? कोई नहीं जानता। तो लिहाजा हम चाहते हैं, क्योंकि एक वो वक्त था जो चला गया, अब हमने आपने देखा कि खान साहब ने डायरेक्ट ऑफर दी और उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार है इस हुकूमत के साथ। तो आपने देखा इस हुकूमत ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया कि इमरान खान कमजोर हो गए हैं। ठीक है, मुज़ाकरात की ऑफर को सीरियस नहीं लिया गवर्नमेंट ने, आप कह रहे हैं। ठीक है, राना मुबशिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजिया निगार हैं, साफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया। मुबशिर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, खान साहब ने जो कहा है कि नए आर्मी चीफ को पहले की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था कि मैं किसी मखसूस जर्नैल को जो है वो आर्मी चीफ बनाना चाह रहा हूँ। आपको लगता है कि वेट है इन बातों में जो वो कर रहे हैं? देखिए, आप पर्सनली थिंक कि वो एक सजेशन तो दे सकते हैं, लेकिन किस कैपेसिटी में? ऑपोजिशन में बैठ के सजेशन देना मुझे मेरी समझ से बालातर है ये चीजें। खैर, ठीक है, इज अ पॉलिटिशियन, इज एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो कह सकते हैं, लेकिन मतलब इन डेप्थ में जाके और मुझे आई एम अनेबल टू फिगर इट आउट। मुबशिर साहब, ये जो रिपीटेडली कन्फेशंस होती हैं खान साहब की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, मेरी नाकामी थी, फिर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, ये मेरी गलती थी, मैंने उस पर ट्रस्ट कर लिया, ये गलती थी। अब ये कहा है कि माफियाज के खिलाफ एक्शन नहीं ले सके। तो ये रिपीटेड जो कन्फेशंस हैं, फेलियर्स हैं ये, या फिर हाई मॉरल ग्राउंड है खान साहब का? मेरे ख्याल में व्हेन यू आर वर्किंग यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। इस सिंपल सा इसकी थ्योरी है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपसे गलतियां भी होती हैं, और ठीक है, उनकी रियलाइजेशन है उनमें कि उनसे गलतियां हुई हैं, तो ठीक है कि उसकी करेक्शन करें वो। लेकिन उस वक्त जिस वक्त व्हेन पीपल आर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, हूसोएवर इट इज, जो भी कॉरिडोर्स ऑफ पावर में होता है, ताकि उसमें बैठा होता है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उस वक्त अगर वो कुछ ना कर सके तो वो उस पे मेरे ख्याल में इट्स लाइक बीटिंग राउंड द बुश वाली बात है। उसको क्या फायदा उस चीज का? उस वक्त करें आप जिसमें करना चाहिए। मुकदमात थे, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, मुकदमात थे जिसने भी बनाया, जिसके भी खिलाफ खान साहब की हुकूमत से पहले बने, लेकिन उसको टेकअप तो खान साहब ने किया ना, और खान साहब खुद इसको एडमिट कर चुके हैं कि जनाब उसके मंतकी इंतजाम तक वो नहीं पहुंची वो चीजें। हमने ये भी देखा कि खान साहब के लोग, वो शहजाद अकबर साहब होते थे, वो इतने बड़े बंडल उठा के, इतनी फाइलें उठा के पीआईडी के ऑफिस में बैठ जाते थे और 3-3 घंटा वहाँ पे जनाब वो तकारीर किया करते थे और कहते थे जी ये भी गलत है, वो भी गलत है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। लेकिन वो केसेस जो है मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचे, और खान साहब ने खुद उसको एडमिट भी किया फिर लेटेस्ट स्टेज पे। और अभी रिसेंटली एक सितंबर में एक इंटरव्यू में उन्होंने मुझे भी एडमिट किया कि उन्होंने ये कहा जी कि हाँ ठीक है, मेरे जो लोग थे जो अकाउंटेबिलिटी पे जिनको मैंने डिप्यूट किया हुआ था, वो डी तक तो पहुंच जाते थे, लेकिन गोल करने का जब वक्त आता था तो उस वक्त वो गोल नहीं कर सकते थे। सो वो एडमिट भी कर चुके हैं इन चीजों को। शहजाद साहब तो सर खुद सीन से गायब है आजकल। सीन से गायब है जी, तो वो तो खान साहब से पूछे कहाँ गए वो स्पेन में बैठे हुए हैं, कहाँ पे हैं वो? मतलब कि उनसे पूछना चाहिए ना, शहजाद अकबर साहब को ढूंढना चाहिए। हमें तो, हम सबको तो हमारा थोड़ा सा डिलेमा ये है कि हमें जो सामने नजर आते हैं लोग, हम उनको तो क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन जो हो जाते हैं लोग या किसी हाइपरनेशन में चले जाते हैं जो पॉलिटिशियन, हम उनको भूल भुला जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये भी एक फैक्ट है, रियलिटी है कि जनाब हमने उनको 3.5-4 साल देखा शहजाद अकबर साहब को। वो तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा उन्होंने कोई चीज प्रूफ नहीं होने दी। उसको बाद में कहा जाए जनाब के फलां जगह पे लूप होल्स है, लॉ में लूप होल्स है, ये ठीक है, वो तो सबको पता है लॉ में लूप होल्स है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट देन अगेन 3-3 घंटे 4-4 घंटे या दिन में 2-2 दफा आप आके अगर बताते रहे कि जनाब आपके पास सॉलिड एविडेंस है, एंड देन अगेन यू आर अनेबल टू लाइक प्रूफ देम, सो इट्स अ सिचुएशन। हम लोग भी बैठ के उसको क्रिटिसाइज करते रहते थे, 7 बजे से लेके 11 बजे तक हम बैठ के उन्हीं चीजों को डिस्कस किया करते थे। लेकिन अभी हम उसमें बात ही नहीं करते कि शहजाद अकबर साहब के कहाँ है, स्पेन में है, अमेरिका में है, लंदन में है, कहाँ पे है, nobody knows about that, nobody talks about it. So it's हमें सामने जो चीज नजर आती है हम उस पर बात कर लेते हैं, और स्टेटमेंट जर्नलिज्म पे हम चल रहे हैं सब लोग। ही सेड शी सेड वाली बात पे चल रहे हैं हम लोग कि जनाब उसने ये कह दिया और इसने ये कह दिया। कोर इश्यूज जो है, जो प्रॉपर जो
हार्ड कोर हिटिंग इश्यूज हैं जो हमें हिट कर रहे हैं और बड़ा स्वीरली हिट कर रहे हैं, उस पर वी आर नॉट डिस्कसिंग दोस थिंग्स, दैट इज इकोनॉमी। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका जी। ठीक है, मकबूल साहब आपसे पूछना चाहेंगे, इमरान खान साहब ने इस पर भी बयान दिया है जो सलमान शहबाज साहब की वापसी होने जा रही है 4 साला खुद साख्ता जिला वतनी के बाद, और इसको NRO 2 कह रहे हैं वो, तो इसको कैसे देख रहे हैं? ये जो अचानक से जिला वतनी ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, वजूहात क्या है इसकी, और जो खान साहब का इस पर रिस्पॉन्स है उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जी, खान साहब का तो एक अपना बायस है ना जी। अब कोर्ट में सारा कुछ है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद इसको डील कर रहे हैं, तो आप जाके पार्टी बने ना, जाके पिटिशन करें और चीफ जस्टिस को आप अप्राइज करें कि ये गलत हुआ है या गलत हो रहा है। ये सिर्फ मीडिया पे कहने से तो काम नहीं चलेगा ना जी। NRO 1 है या NRO 2 है, बातों से तो बात नहीं बनेगी। एक में आप आज देख रहे हैं कि वो डेली मेल का इशू जो चल रहा था जी, आज डेली मेल वालों ने अपॉलॉजी जो है वो टेंडर कर दी है, अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी। क्या बंदा किस बात पे यकीन करे? इसलिए जो बात हो वो ठोस हो। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उनको एतराज है इस बात पे कि उसको बेल फॉर अरेस्ट हुई है, जब उसकी बेल फॉर अरेस्ट कॉन्फर्मेशन होनी है तो जाए, PTI जाए, PTI का नुमाइंदा जाए, ये खुद जाए। उस वक्त ये गवर्नमेंट में था जब ये केसेस इंस्टीट्यूट हुए हैं, तो जाके वहां आर्ग्यू करें। दे शुड परसुएड एंड कन्विंस द जजेस। तो जो वो फैसला करेंगे, फैसला तो वही होना है। नहीं सर, PTI जो है ना वो एक सीरीज़ की तरह से लिंक इसका बनाती है। वो ये कहती है कि जिस तरह से नैब लॉज में आपने अमेंडमेंट की, उससे बहुत से केस जो है वो ख़त्म करवा लिए, फिर अब आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो जवाज़ पैदा कर रहे हैं। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दे रखी थी कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे, अब तक नहीं आए, तो वो उनका स्केप्टिसिज्म इस बात पर है कि ये जो जिला वतनी थी आपकी, ये सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे आपके हालात जो हैं वो कब हमारे लिए नहीं। वो तो हर एक को हक है कि अच्छे वक्त का इंतजार करें और अपनी केस को टेकअप करें। इनका को बहुत बुरा वक्त आ गया। इनको क्या हुआ है, ये पार्टी है, फील्ड में है, तो अगर इतना क्रूसेड का जज्बा है जिहाद का और इबादत का, तो आ जाए फील्ड में, आके आर्ग्यू करें, कंटेस्ट करें जो जो हो रहा है। वकला की टीम इनके पास है। अगर वाकई ये चाहते हैं कि चीजें लॉजिकल एंड तक पहुंचे तो क्यों नहीं आते हैं? ये सिर्फ अलामे तलामे ऐसे तो काम नहीं चलेगा। यानी आप इफ यू कंटिन्यू प्लेइंग टू द गैलरी NRO 1 और NRO 2, ये मुझे नहीं समझ आती कैसे ये इस चीज को जस्टिफाई करेंगे। अब जो मैं डेली मेल की बात कर रहा हूँ, इससे कितना उन्होंने रौला डाला, शहजाद अकबर ने भी डाला, इन्होंने भी डाला, तो आज क्या हुआ? तो क्या करें? वो जो NCA ने इन्वेस्टिगेशंस की थी शहबाज शरीफ साहब की और सबकी, उसकी रिपोर्ट भी आपके पास आई, उसका क्या बना फिर? अब हम ये तो कह रहे हैं, इनसे तो पूछ रहे हैं, उनसे भी तो पूछें कि 190 मिलियन पाउंड जो आए थे वहां से, वो भी NCA ने भिजवाए थे, वो किधर गए? ठीक है, उसको वो किसने वो सारे एस्टिमुलेट कर लिए? वो सब कुछ वाली वारस है, जिम्मेदार है कि नहीं? या ये है कि ये सारे के सारे पवित्र हैं और बाकी सारे के सारे जो है वो गुनहगार हैं? ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूँ असूल के मुताबिक नहीं है। ठीक है, पॉइंट बाकी इसमें आए, फील्ड में आके अपने मौक़िफ़ के लिए वो जरूर बहस मुबासा भी करें, प्रूफ भी पेश करें। सही है, जवाब लेते हैं इस पर। लालचंद साहब, जिस तरह से फरमा रहे हैं मकबूल साहब भी कि अगर आप इसको NRO समझते हैं, जो कोर्ट की तरफ से एक गिरफ्तारी से रोका जा रहा है, इसको आप क्यों पोलिटिसाइज कर रहे हैं? अगर आपने पार्टी बनना है इसमें तो आप एडिशन डाल दें अपनी तरफ से एक। जी बिल्कुल सही फरमा रहे राजा साहब, और राजा साहब को पता होना चाहिए जो सबसे पहले NRO 2 का जो सबसे पहला इन्होंने कदम उठाया था, वो नेब कवानीन में जो है तरामीम की थी इन्होंने, और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, और वो केस ऑलमोस्ट डे एंड डे बेसिस पे चल रहा है। अब हम ऐसे ही नहीं कहते, उस NRO 2 के तहत जो है सबसे पहले आपने देखा कि जो केसेस थे इन पे 1100 अरब रुपए की मालियत के थे, वो केसेस इनके माफ हो रहे हैं या नए अगस्त से वो शिफ्ट होकर किसी आम अदालतों में जा रहे हैं, और उसको अब इतना बड़ा क्राइम नहीं समझा जा रहा है। आपने देखा मलिक रियाज को भी क्लीन चिट मिल गई है, जिनपे जो है बहुत ज्यादा इल्जाम था कि उन्होंने मल्टी बिलियन प्लॉट्स की करप्शन की है। प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वो जब उन्होंने हल्फ उठाया
तो वो बेल पे थे, जमानत पे आजाद थे, और उसमें 16 बिलियन रुपए की जो चोरी का या मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। तो उन्होंने आते ही सबसे पहले तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम चेंज कर दी, और उसके बाद उन्होंने खुद को उससे जो है क्लीन चिट ले ली। आज ही खबर छपी हुई अखबारों में कि डार साहब जो एक प्राइम मिनिस्टर के शाहिद खाकान अब्बासी के जहाज में फरार हुए थे और शहबाज शरीफ के जहाज में वापस आए, उनके जो फ्रीज हुए थे अफाज थे वो अनफ्रीज कर दिए हैं कोर्ट्स ने, क्योंकि अब वो लॉ है, कवानीन है, उनको इन्होंने इतना कमजोर कर दिया है कि अब वो ऑलमोस्ट नामुमकिन हो सकता है क्या है कि इनकी कोई चोरी पकड़ी ना सके। तो लालचंद साहब, अगर आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे मौजूद होते और वहां पर एक्टिविज्म करते और उसका इस्तेमाल करते तो शायद वो लेजिस्लेशन ना पास हो पाती। आपने भी तो मैदान खाली छोड़ दिया। नहीं, देखिए उस लेजिस्लेशन में देखें वो एक पॉइंट जो आया आगे चल के, कोर्ट ने भी शायद उसको रेज किया कि इसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस है, बाकी इदारे क्यों नहीं है। हाँ, यकीनी तौर पे अगर हम होते तो वहां उसको अपोज करते, लेकिन हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आज के दौर में जब पूरा पाकिस्तान जो है वो अदालतों की तरफ देख रहा है, इदारों की तरफ देख रहा था, तो उसमें ये हिम्मत कर पाएंगे कि इस तरह की वो लेजिस्लेशन करेंगे। हमारा ये डे वन से ये मुतालबा था कि हम आपके साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, असेंबली में बैठने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप क्योंकि इलेजिटिमेट हैं, आपकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, आप एक कंस्पिरेसी के थ्रू आए हैं, आप एक लार्जेस्ट फ्रेमवर्क पे और जनरल इलेक्शंस पे हमसे बात करें, और वो वही 6 माह पहले जो हमारे 8 माह पहले जो हमारी ऑफर थी वो आज भी वैलिड है कि आप इलेक्शन का एजेंडा रखें। अब ये कह रहे इनका नहीं, वो सालदार साहब ने फरमाया कि हर इशू पर बात हो जाएगी अर्ली इलेक्शन के अलावा। देखिए ना, वही है ना, ये ऑब्स्टिनेसी है ना, ये जिद्दी पर जैसे उनको पता है, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कह रही है, उनकी पॉलिटिकल मूव भी ठीक है। वो समझते हैं कि अब तो उनका जैसे ये वो खासतौर पर डार साहब की अगर आपने बात की तो वो जहाज में बैठे तो डॉलर 5 रुपए गिर गया था, ना जहाज से उतरे तो डॉलर 10 रुपए गिर गया था। वो बता रहे थे कि 200 रुपए तक आ जाएगा डॉलर, लेकिन आज तो सिचुएशन ये है कि आपको डॉलर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपको एलसी खोलनी है तो आपको उसके लिए अकाउंट खुलवाना है, आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स, आपके मेडिसिन का रॉ मटेरियल, आपके प्याज और जो चीजें यहाँ पे 200-300 रुपए किलो की हो गई, वो सारी जो है पोर्ट्स पे रुकी हुई है, क्योंकि आपके पास डॉलर ही नहीं है। तो यकीनी तौर पे वो तो चाहते हैं कि उनकी जो उन्होंने इस मुल्क को जिस हालत में धकेला है, वो 6% इकोनॉमी जिससे ग्रो कर रहा था जो मुल्क, ये उसको माइनस में ले आए हैं, तबाह वो बर्बाद कर दिया है, महंगाई कर दी है। तो ये पता है कि हम आवाम में जाके चाय नहीं पी सकते, खाना नहीं, ये कि जहाँ चाय पीने जाते हैं तो लोग तो इनको पीछे लग जाते हैं। तो इनको तो पता है कि अगर ये इलेक्शन में जाएंगे तो शायद वो अपनी तारीखी या जिंदगी की बदतरीन शिकस्त देखेंगे, इसलिए वो कह रहे हैं कि इलेक्शन तो नहीं कर सकते, बाकी जो आप कह लें। और हम जो है इनके साथ बैठ के हमें क्या डिस्कस करना है, इनकी इकोनॉमी पॉलिसी जो ये लेके आए इस मुल्क के लिए, कि इसको हम उसको सपोर्ट करें जो ये कर रहे हैं, जिस तरह ये IMF को आजकल ये धमकियां लगा रहे हैं और मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर हमारा तो एक ही यकीनी तौर पे एजेंडा होगा, वो इलेक्शंस का होगा। अगर ये नहीं करा सकते हैं तो हम अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। पॉइंट आ गया आपका मकबूल साहब आपसे, जी ठीक है, पॉइंट आ गया लालचंद साहब। मकबूल साहब आपसे पूछना चाहेंगे, नवाज शरीफ साहब की वापसी की जो बात की जा रही है कि जनवरी में मुतवक्के है, इस पर कुछ कन्फर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि मुतज़ाद बयानात भी आते रहे हैं, और अगर उनकी वापसी होती भी है तो किस तरह से रास्ता जो है वो हमवार होगा, क्योंकि केसेस भी हैं उनके ऊपर, गिरफ्तारी भी हो सकती है। देखें जी मुजम्मिल साहब, ये मैं छोटी सी बात कर लूँ, ये जो 6% ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, इन्होंने बेस ईयर चेंज किया है, शायद डॉक्टर साहब को, लालचंद साहब को ना पता हो, और बेस ईयर को चेंज करके अपने हिसाब किताब लगा रहे हैं। मैं एक सवाल जरूर करूंगा इस प्रोग्राम के वसातत से कि ये 190 मिलियन पाउंड जो कैबिनेट में लिफाफा अप्रूव कराया गया था, वो किस्सा क्या है? डॉक्टर लालचंद साहब बता देंगे। ये मेरे कुलीग हैं, दोस्त हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। वो क्या है? चलो हम छोड़ देते हैं, घड़ियों का मामला भी छोड़ देते हैं, फॉरेन फंडिंग भी छोड़ देते हैं, बैंक अकाउंट जो नहीं डिक्लेयर किए, जो खान साहब ने अपने साइन से जमा कराए करोड़ों रुपए, 2 बैंक अकाउंट हबीब के, और वापस बस सारा कुछ ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो है कादर यूनिवर्सिटी का क्या मामला है और 190 मिलियन पाउंड का क्या मामला है? तो अगर आप वाकई फरिश्ते हैं तो हम मान लेंगे अगर इस चीज़ की सही एक्सप्लेनेशन दे दी जाए, क्योंकि कल्चर को इस तरह प्रागंदा कर दिया गया है
कि कोई जो है सच की बात तो करनी ही नहीं ना, सिर्फ प्रोपेगेंडा ही करना है, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। आगे नुकसान उठाया, सारे मुल्क को तंग किया, अवाम उन्नास को तंग किया, गलियां बंद की, बाजार बंद किए, लोगों की रोटी मजीद बंद की, वहां इकट्ठे किए, अपने ही सूबे में इकट्ठे किए, हम इस्लामाबाद को उड़ा के रख देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई चीज ना तो असेस करते हैं, ना इनका कोई एक तरह से ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। अभी आपने जिक्र किया कि खुद ही भाग गए छोड़ के नेशनल असेंबली, क्या हासिल किया, क्या कर लिया जी उससे? पिछली दफा भी ऐसे किया था, अब आना पड़ेगा नेशनल, और कोई चॉइस नहीं है। कोई इलेक्शन इस तरह नहीं होना जिस तरह ये कह रहे हैं, they'll have to come back to the national नहीं सर, वो आपकी सीरियसनेस को भी तो क्वेश्चन करते हैं ना। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो गए थे इस्तीफों को रिकंसीडर करवाने के लिए, तब भी मजाक उड़ाया गया उनका, और अब जब मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं तब भी मजाक उड़ाया गया। क्यों इस्तीफे का मजबूरी क्या थी? ये कोई पार्लियामेंट्री एक्ट है इस तरह इस्तीफे देना? और ये प्रेशर टैक्टिक्स है ना, ये कोई पार्लियामेंट्री एथिक्स नहीं है। अब आप मियां साहब की बात कर रहे थे, मियां नवाज वो तशरीफ ला रहे हैं इंशाल्लाह, वो हफ्तों की बात है जब वो अभी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होती है, या ये है कि थोड़ा और 2 महीने आप लेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ही विल बी हियर इंशाल्लाह, ही विल लीड द पार्टी, ही विल बी इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट टाइम एज वेल। ठीक है, मैं आपको बताऊं मुजम्मिल साहब, आप तो बहुत यंग हैं, जब उसने परवेज मुशर्रफ ने कब्जा किया था ना, तो मेरे सारे दोस्त होता है कुलीग्स में कोई नाराज, सारे आते थे मुझे मिलने, क्योंकि हम कैद से छूट के आए थे कि जी अब मियां नहीं आ सकता। अच्छा। और मेरे मुंह से ये निकलता था कि जी मैं क्यों नहीं आ सकता, भाई वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है, वो आप ही चीफ है, वो कैसे आने देगा? मैंने कहा इंशाल्लाह वो आएगा एंड ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर अगेन, ही विल कम बैक एंड ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। सही, जो मर्जी जोर लगाते रहे, चलें देखते हैं कितनी सही साबित होती है। पेशेंट नहीं ये साबित ऐसा, चलो आप सुन रहे हैं ना, आप भी सुन रहे हैं, बिल्कुल हम आपस में बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप देख लेंगे 9-10 महीने के बाद, ठीक है, वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। मुबशिर साहब आपसे पूछना चाहेंगे, ये नवाज शरीफ साहब की एक तो वापसी, इससे जो पीडीएम की पॉलिटिक्स है उसको एक बूस्ट मिलेगा, खसूसन नून लीग को, क्योंकि अभी मकबूलियत काफ़ी नीचे जा चुकी है, और दूसरी चीज़ ये कि खान साहब का जो अर्ली इलेक्शन का मुतालबा है ये मटीरियलाइज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो उसको कैसे गेज करेगी पीटीआई अब अगर ये एक्सटेंड होता है पीरियड इस गवर्नमेंट का? देखिए, एक तो नवाज शरीफ साहब की वापसी से डेफिनेटली पीएमएलएन को फायदा पहुंचेगा जी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर हम पास्ट में देखें तो जिस तरीके से नून लीग ने जो जलसे किए, जो गैदरिंग की, और जो इन्होंने लोग इकट्ठे करने की कोशिश की, ठीक है इनिशियली उनको सपोर्ट मिली थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद वो फिजल आउट होना शुरू हो गए। लेकिन डेफिनेटली मियां नवाज शरीफ का वोट बैंक है, वो आए और उसको इकट्ठा करें लोगों को, तो उनको फर्क तो पड़ेगा, नून लीग को भी पड़ेगा, और नवाज शरीफ साहब को भी राय मिलेगी। इसमें डेफिनेटली कोई इसमें शक शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बशीर साहब, इसके बावजूद भी कि अपर पंजाब से खान साहब अब इलेक्शन जीतते जा रहे हैं और बाई इलेक्शंस में भी उनकी विक्ट्री सामने आई है, That's what I was saying कि देखें उनको जब ये सब वापस आएंगे तो जो मौजूदा पीडीएम के बैठे हुए लोग, और खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब इज ऑन द फ्रंट लाइन, जब तक आप लोगों को रिलीफ नहीं देंगे, वो बड़ा एक डेंजरस कार्ड होगा जो आप प्ले करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए और मौजूदा हुक्मरान जिसमें कितने भाई बैठे हो शहबाज शरीफ साहब, और वो अवाम को यहाँ पे रिलीफ ना दे सक रहे हो, तो वो आप भी एक्सपेक्ट करें कि मियां नवाज शरीफ साहब के आने से कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, वो मुश्किल हो जाएगा। तो मौजूदा हुक्मरानों को, खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब को, जो कि फ्रंट लाइन पे ऑन द फेस ऑफ इट शहबाज शरीफ साहब है, जब तक वो नहीं देंगे कोई रिलीफ लोगों को, सब्सटैंशियल रिलीफ की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो नहीं देंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन फॉर मुस्लिम लीग नून एंड पीटीएम एज वेल। लेकिन इसमें विन विन सिचुएशन जो है इस वक्त वो है, वो दो लोगों की है। I personally think एक तो विन विन सिचुएशन है इमरान खान साहब की, बिकॉज ही हैज गॉट नथिंग टू लूज, नंबर 1। नंबर 2 तो विन विन सिचुएशन मुझे नजर आती है वो आसिफ जरदारी साहब की, पीपल्स पार्टी की है। ठीक है वो इस वक्त अलाइज है, ठीक है वो इस वक्त मिनिस्ट्रीज एंजॉय कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोग, बट देन अगेन वो ऑन द फेस ऑफ इट नून लीग है, और जो हीट है जो नून लीग फेस कर रही है, और नून लीग अगर डिलीवर नहीं करेगी मासेस को, तो उनको आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए उन्हें हीट फेस करना पड़ेगी। और मुबशिर साहब, खान साहब को फेस सेविंग मिल जाएगी क्योंकि उन्होंने अपने सारे कार्ड्स तो खेल दिए हैं असेंबलियों से निकलने के लिए, अगर वो नहीं निकल पाते या फिर डिसीजन ओवरटर्न होता है तो फेस सेविंग कैसे मिलेगी? फिर फेस सेविंग उसी तरह मिलेगी जैसे उन्होंने लॉन्ग मार्च आके पिंडी में आके उन्होंने कहा कि असेंबली तोड़ने जा रहा हूँ, फेस सेविंग ही थी ना, तो फेस सेविंग थी।
कोई और फेस सेविंग मिल जाएगी। बट द पॉइंट इज कि देखिए इमरान खान साहब का एक प्लस पॉइंट ये है कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, जो इमरान साहब सुबह स्टेटमेंट देते हैं, शाम को स्टेटमेंट देते हैं, सारा मीडिया और 13 की 13 जमातें जो बैठी हुई है वो सारी उसी तरफ चल पड़ती है। 13 जमातें बैठी हुई, उन्हें सोचना चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स क्या है भाई, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेके आए। बिल्कुल, मतलब एक बंदा बैठा हुआ है इमरान खान, वो सुबह जो स्टेटमेंट देता है उसको डिफेंड करने के लिए 13 जमातें निकल पड़ती हैं, नंबर 1, और उसको जनाब काउंटर करने के लिए 13 जमातें निकल पड़ती हैं। सर पॉपुलैरिटी इतनी है, क्या कर सकते हैं वो भी। नहीं ठीक है वो ठीक है, लेकिन द पॉइंट है कि देखें पीडीएम वाले इतने मतलब मजे हुए सियासतदान है, इतने अरसे से पुरानी भी करते रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो इस मतलब जो इमरान खान साहब जिस तरीके से लेकर सियासत को चल रहे हैं और सारे लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं इन वन वे और दी अदर, उससे बाहर निकलना चाहिए उन्हें। ठीक है, ट्रेंड को काउंटर करना पड़ेगा। राना मुबशिर साहब, राना मकबूल साहब और लालचंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है और जो अमरीकी महकमा खारजा का बयान है उसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तर्जुमान महकमा खारजा जो अमेरिका के हैं नेड प्राइस, उनकी जानिब से आज जो बयान आया है उसमें ये उन्होंने कहा है कि दहशत गर्दों की दोबारा से पनाहगाह अफगानिस्तान ना बन जाए, इस पर हम नज़र रखे हुए हैं, दोबारा से हमले भी कर सकते हैं और पाकिस्तान जो है वो हमारा आम शराकतदार है। तो इसके अलावा जो पाकिस्तान के जो नॉर्थ के इलाके हैं वहाँ पर दोबारा से दहशत गर्दी की एक वेव हम देख रहे हैं कि वो वापस आ रही है, और नेक्टा ने भी इस पर कंफर्म जो है वो किया है कि दोबारा से जो वेव है टेररिज्म की उसमें इजाफा हो रहा है। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तैमूर रहमान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एकेडमिक एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। महमूद शाह साहब आपसे पूछना चाहेंगे, जो अमेरिका का ये बयान है कि अफ़गानिस्तान में दोबारा से जो दहशत गर्दों का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है कि पनाहगाह दोबारा से वो ना बन जाए, अटैक्स भी हम कर सकते हैं, कैसे देख रहे हैं इसको आप? मेरे ख्याल में ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम बयान है अमेरिका की तरफ से। वैसे भी हम यहाँ पर बिल्कुल क्लोज है, नज़दीक है। हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो हुकूमत की बुनियादी जिम्मेवारी होती है वो नंबर 1 के दूसरे मुल्कों के एम्बेसीज को वो पनाह दे और उनके ऊपर कोई हमला ना हो, उनको जो है फुल प्रोटेक्शन मौजूद हो। आपने देखा है कि पाकिस्तान के एम्बेसी के जो इम्पोर्टेंट आदमी थे उनके ऊपर हमला किया गया जी। और इस लिहाज से जो है देखा जाए तो जो बुनियादी जिम्मेवारी है अफगानिस्तान की हुकूमत की वो उनसे ओहदा बरान नहीं हो रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी बॉर्डर की खिलाफ वर्जियां हो रही है और वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो अपने आप को TTP कहते हैं और बार बार हमारे कहने के बावजूद, और ये उनका इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एक वादा है कि वो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में जो भी सूरत हाल है वो अफगानिस्तान के साइड को दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये उन्होंने जो महमूद साहब, बिलावल भुट्टो ने अभी तक बतौर वजीर खारजा दौरा नहीं किया अफगानिस्तान का, आपको लगता है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी कुछ करने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में बेशक कर लें, और मेरे ख्याल में हमें सीरियसली अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बातचीत करनी चाहिए। जो हमें उन्होंने एक साइड पे लगा दिया कि हमें कहा कि आप TTP से बात करें, वो हमारी गलती थी कि हमने उनके साथ बात की। और मेरे ख्याल में कुछ वक्त में हमारे इधर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान यानी ये जो जिम्मेवारी होती है ये फेडरल गवर्नमेंट की होती है और उसके ऊपर एक फर्म पॉलिसी होती है। ये डिस्कशन की बात नहीं है। मैं इधर TV पे डिस्कशन देखी है कि यहाँ पर एक बैरिस्टर सैफ है जो सूबाई हुकूमत का मशीर है, वो अफगानिस्तान गए, तर्जुमान है, वो अफगानिस्तान गए थे और उन्होंने कोई बातचीत की है इनके साथ जो TTP वाले हैं। अच्छा। अभी ये सूबाई हुकूमत का काम नहीं है और मेरे ख्याल में ये अप्रोच जो है ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। तो मेरे ख्याल में हमें सीधी सादी बात करनी चाहिए अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ कि तुम्हारी बुनियादी जो जिम्मेवारी है अगर आप उससे ओहदा बरान नहीं होंगे
तो बिनुल अक़वामी कुव्वतें जो है आपके ऊपर नजरें रखी हुई हैं। ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका। तैमूर साहब आपसे पूछना चाहेंगे, नेक्टा ने ये कहा है कि टीटीपी कोट एंड कोट हैज़ गेन्ड कंसिडरेबल ग्राउंड इन पाकिस्तान। दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा भी हो रहा है। जो पीस टॉक्स थी आपको लगता है कंप्लीट डिज़ास्टर साबित हुआ है? क्योंकि एक तो जब से अशरफ गनी साहब की हुकूमत गई तो टीटीपी फाइटर्स एम्पावर होना शुरू हो गए, बहुत से लोगों ने इस पर वार्न भी किया था, लेकिन शायद वो थ्रेट पाकिस्तान के सियासतदानों ने भी सेंस नहीं किया। सियासतदानों का मसला कम था और मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज का मसला ज्यादा था, क्योंकि उनको फिर भी ये कॉन्फिडेंस था टीटीए पे कि जी वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और टीटीपी को रीऑर्गेनाइज होने नहीं देंगे। तो जनरल फैज हमीद भी वहां पे गए, आपको पता ही है, और कई दफा सिक्योरिटी के लोग वहां पर गए, हमारी आर्मी के लोग गए, आईएसआई के लोग गए, और उन्होंने टीटीए को कन्विंस करने की कोशिश की कि जी टीटीपी को रोकें, और टीटीए ने साफ जवाब दे दिया कि जी हम नहीं रोक सकते, आप खुद ही बात कर लें। अच्छा। तो इससे यही साबित होता है कि, और मैंने भी यही 8 साल पहले तज्जिया किया था कि जैसे ही तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में इक़्तिदार संभालेंगे तो उसके नतीजे में टीटीपी मजबूत हो जाएगी। 1 साल बाद एग्जैक्टली वही हुआ, और अब नेगोशिएशन करने करने का कोई फायदा नहीं है। पहले भी हमने उनके साथ 6 को मुआहदे किए थे, 6 के 6 उन्होंने तोड़े, और अब भी हमने उनके साथ मुआहदा किया, अब भी उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि जी जहाँ पे भी हम अटैक कर सकते हैं हम करेंगे। तो अब तो वक्त आ गया पाकिस्तान के लिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन लें और टीटीपी को एलिमिनेट करना आपकी जरूरत है, हमारी जरूरत है, अदरवाइज वो तो इस खित्ते में नहीं रहने देंगे। तैमूर साहब, ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये एक मैक्सिकन स्टैंड ऑफ ही होगा, इसके अलावा तो कोई और रास्ता अब नहीं बचा टॉक्स का, क्योंकि जो इससे पहले जो सीज फायर एग्रीमेंट था, अगर ऐसा एग्रीमेंट दोबारा सरफेस करता है कोई, तो इसको कहना चाहिए कि टेम्परेरली तो कुछ अमन आ सकता है कबायली इलाकों में। मुजम्मिल, वो इसी तरह ही है ना कि जब वो कमजोर होते हैं तो सीज फायर की बात शुरू कर देते हैं, तो हम भी फिर सीज फायर की आड़ में आके अटैक अपने खत्म कर देते हैं कि चलो अब ये चुप हो जाएंगे, मगर फिर वो वी डोंट प्रेस और एडवांटेज, जो हमें एडवांटेज मिली होती है, जो अटैक करके हमने फायदा उठाया होता है, उसको हम मजीद कंसोलिडेट नहीं करते क्योंकि हम सीज फायर पे एग्री कर लेते हैं। वो फिर बॉर्डर से पीछे चले जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे रीग्रुप होकर रीऑर्गेनाइज होकर वापस आके फिर अटैक करते हैं। तो ये बिल्कुल इसका कोई फायदा नहीं है, और मैं समझता हूँ अफगान हुकूमत अगर इस पे कोऑपरेट नहीं करेगी तो वो भी इंटरनेशनली ऑलरेडी आइसोलेटेड है, मजीद आइसोलेट होगी, बल्कि उस पर हो सकता है कि जिस तरह पहले 90s के अंदर वो इधर उधर से मिसाइल मार देते थे, ड्रोन मार देते थे, ऐसे मामला भी शुरू हो जाए। अच्छा। तो हाँ जी, ऐसा भी मुमकिन है। तो इस मगर पाकिस्तान की सलामती का जहां तक ताल्लुक है तो आई थिंक फौज हैज टू टेक अ वेरी क्लियर स्टैंड, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू बी यूनाइटेड कि हमने टीटीपी को जो है यहाँ पे उसके पैर नहीं लगने। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। महमूद साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से तैमूर साहब भी फरमा रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी बेशक गारंटीज़ वो देती रही है कि हमारी टेरिटरी इस्तेमाल नहीं होगी किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, लेकिन अब इसके शवाहिद जिस तरह से आपने भी कहा कि वो अब मिल रहे हैं। अफ़गान तालिबान का या अफ़गान रजीम का मूड अब आप कैसा देख रहे हैं? क्या वो बदल रहा है? पहली पब्लिक एग्जीक्यूशन भी कर दी है उन्होंने इस हफ्ते। जी, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए अपने शराइत उनके सामने बयान करने चाहिए। मिसाल के तौर पे हमें पहले ही उनको बताना चाहिए था कि इसका 2 तरीके से हल मुमकिन है, ये आप लोग हमें हमारे हवाले कर दें। ये जो टीटीपी वाले लोग हैं और वो मुख्तलिफ मरहलों में हो सकता है, मरहले नंबर 1 में जो इसकी लीडरशिप है उनको पकड़ के आप हमारे हवाले कर दे, नंबर 2 फेज में फिर 2 नंबर लीडरशिप और आगे। अगर वो इसको एग्री नहीं करते, वो कहते नहीं हम अपने मुल्क में खुद ही, जैसे ओसामा बिन लादेन के बारे में वो कह रहे थे, तो हम उन्हें एग्री करना चाहिए और हमें अपने वकला हजरात को वहाँ भेजना चाहिए और उनकी अदालतों में उनको बुला के वहाँ पर जो भी केस है उनको लड़ना चाहिए। तीसरा ऑप्शन ये है कि अफगानिस्तान टीटीए जो है अगर ये नहीं कर सकती तो उन्हें को यहाँ बॉर्डर से इनको पीछे भेजकर इंटीरियर में इनको बसा दे ताकि ये इधर कार्रवाइयाँ न कर सके। यानी क्लियरली हमारे शराइत ये होने चाहिए। उसके बाद अगर वो ये नहीं करते तो फिर हमारे ऑप्शन खुले हैं और सिर्फ ये कि ना हमारे पास अच्छी फौज है और अच्छा इक्विपमेंट है, सब कुछ है, हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास ना उनके ऊपर तिजारती दबाव भी बढ़ाना चाहिए। यानी जिस इलाके में ये होता है उस बॉर्डर को क्लोज करना चाहिए। जैसे ये नार्थ पाकिस्तान में बहुत होता है,
तो गुलाम खान का बॉर्डर हमें क्लोज कर देना चाहिए। अच्छा। और वहाँ के जो लोग हैं अफगानिस्तान के, वो खुद अपनी हुकूमत पे दबाव डालेंगे कि हमारी तिजारत मुतासर हो रही है, आप काइंडली ये इन लोगों को हटा दे, ये जो इधर बैठे हुए हैं। इसी तरह आप चमन के ऊपर कोई मसला हो या बलूचिस्तान में मसला हो तो हमें चमन का बॉर्डर बंद कर देना चाहिए। अच्छा। इसी तरीके से हम दबाव डाल सकते हैं एक जगह दूसरी जगह। और अफगानिस्तान जो है लैंड लॉक कंट्री है, तो सिर्फ हम उनके जो है उसके लिए नहीं है कि वो हमारे ऊपर चढ़ाई करते रहे या उनसे हम डरते रहे। मतलब प्रेशराइज आप कह रहे हैं उनको, जी प्रेशराइज करना पड़ेगा। तैमूर साहब आपसे आखिरी सवाल के, जिस तरह से आपने भी कहा कि अब जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप को भी जो है वो ऑन बोर्ड आना पड़ेगा, लेकिन ये जो कौन बनेगा वज़ीर आज़म की गेम चल रही है, आपको लगता है पब्लिक डिस्कोर्स का पार्ट भी है ये मसाइल जो इतने सीरियस और ग्रेव हैं? और दूसरा जो टीटीपी का थ्रेट है, पहले 4000 की स्ट्रेंथ थी उनकी, अब तकरीबन और 4000 जेलों से छूट कर आ चुके हैं, तो वो डबल डाउन हो गया है। इस मरतबा ये थ्रेट पहले से ज़्यादा देख रहे हैं आप टीटीपी का? पहले से ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि उस वक्त तो बहुत उनके पास स्ट्रेंथ थी, मगर उनके पास एक एडवांटेज है जो पहले नहीं थी, और वो ये है कि पहले वो स्ट्रेटेजिकली रिट्रीट नहीं कर सकते थे। पहले जब वो रिट्रीट करते थे तो अशरफ गनी की हुकूमत उनको पकड़ के बंद कर देती थी। आपको पता है कि 5000 बंदा उनका जेलों में बंद था, जो कि तालिबान ने जाके छुड़वाया, टीटीए ने जाके छुड़वाया, है ना जी। तो वो हम उस वक्त इल्जाम लगाते रहते थे अशरफ गनी की हुकूमत पे कि जी आप टेररिज्म कर रहे हैं, आप वो कहते हम पे लगाते रहते थे, मगर रियलिटी अब सबके सामने आ गई है कि एक्चुअली ऐसा नहीं था, बल्कि जब टीटीए की हुकूमत आई है तो टीटीपी मजबूत हुई है। तो ये उनका एक बड़ा एडवांटेज डेफिनेटली है, मगर उस वक्त उनके साथ बड़ा ठीक ठाक मोमेंटम था। आपको याद है कि उन्होंने स्वात भी टेक ओवर कर लिया था, देर में भी आ गए थे, तो टेरिटोरियली अब इतने स्ट्रांग नहीं है। और पब्लिक ओपिनियन जो है वो टीटीपी के बारे सख्त खिलाफ है। उस वक्त एक वक्त ऐसा भी आया था कि पब्लिक ओपिनियन उनके हक में था, मगर एपीएस का वाकया अब सबको पता है, और सबको पता है कितने जालिम लोग हैं। तो अब पब्लिक ओपिनियन उनके फेवर में कम से कम, टीटीपी के फेवर में नहीं है। ठीक है, टीटीपी के फेवर में फिर भी हो शायद, क्योंकि अभी लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो बड़े अच्छे हैं और ये बड़े बुरे हैं। हालांकि मेरे ओपिनियन में तो उनमें कोई खास फर्क नहीं है। वो खान साहब ने कहा था गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं जब वो, एग्जैक्टली खान साहब ने इस पे इतनी कंफ्यूजन पैदा की है यंग लोगों में जिसकी याद कोई नहीं। और खान साहब नीड्स टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि ठीक है हुकूमत से जितनी मर्जी लड़ाई हो, मगर ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है, और इसमें जो है ना सारे लोगों को एक पेज पे होना जरूरी है। ठीक है। तो अपोजिशन जो है वो एक दायरे के अंदर होती है, मगर ये नहीं कि जब रियासत बजाते खुद को और समाज को खतरा पड़ जाए तब भी आप अपनी कुर्सी के लिए लड़ते रहें, तब आपको यूनाइट होके उनके कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तैमूर हमारे साथ मौजूद थे और महमूद शाह साहब मौजूद थे। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।